हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अरेस्ट टॉपिक की, जो कि आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है। और ये जो टॉपिक है इसका एक वीडियो, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जिस पे आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि आपका बेसिकली अरेस्ट होता क्या है, ठीक है ना। और अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको उस टॉपिक में मिल जाएगा। आज अरेस्ट के जो प्रोविजंस हैं जो आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंशन किए गए हैं, उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के जो हम हेडिंग्स पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है आपका प्राइवेट पर्सन के ज़रिए। दूसरा, मजिस्ट्रेट के ज़रिए जो अरेस्ट का प्रोसीजर आपका दिया गया है किसमें, आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपका एक्सेप्शन जो कि आर्म्ड फोर्सेस को मिलता है अरेस्ट के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। तो एक प्राइवेट पर्सन जो है वो आपका कब अरेस्ट कर सकता है, इसका प्रोसीजर जो है वो आपका सेक्शन 43 ऑफ CRPC जो है उसमें दे रखा है। फाइन। तो सेक्शन 43 CRPC का जो आपका क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट अनदर पर्सन who commits a non-bailable offense or any proclaimed offender without wasting any unnecessary time and can be taken to a police officer, and in the absence of the officer the accused has to be taken to the nearest police station। तो ये क्या कहता है, आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का आपका सेक्शन 43 का क्लॉज 1 है वो क्या बात करता है, वो ये बात करता है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है ना, अरेस्ट कर सकता है। और ये दूसरा पर्सन कौन है, जिसने कोई आपका नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, नॉन बेलेबल या आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, या फिर वो आपका कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब जो आपकी लॉ अथॉरिटी है उसने पहले भी उसे कभी क्या है किसी ऑफेंस के लिए आपका कोई पनिशमेंट मिली है, या कभी आपका कोई ऑफेंडर रहा है किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो उसको एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, और अरेस्ट करके वो क्या क्या लेके जाएगा, वो आपका जो जिस एरिया, मतलब जिस एरिया में अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना, वहाँ का जो भी आपका रिलेटेड पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर लेके जाएगा पुलिस ऑफिसर के पास में। और मान लीजिए कि वो पुलिस ऑफिसर जो है वो आपकी एब्सेंट है, वो भी क्या है, एब्सेंट नहीं है, तो जो एक्यूज जिसको प्राइवेट पर्सन ने क्या करा है, अरेस्ट किया है, वो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा। फाइन। ऐसा नहीं है कि अरेस्ट करके अपने पास रख लेगा, उसे तुरंत ही क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए उसे पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर के पास में प्रेजेंट करना ज़रूरी होगा। अब आपका सेक्शन 43 जो है, सेक्शन 43 का जो क्लॉज 2 है वो आपका क्या बात करता है, प्रोवाइड्स दैट इफ़ द अरेस्ट ऑफ द पर्सन कम्स अंडर सेक्शन 41 द ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। कि अगर मान लीजिए जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, वो आपका क्या है, सेक्शन 41 के अंडर आपका अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको री अरेस्ट करना ऑफिसर की ड्यूटी होगी। फाइन। सेक्शन 43 जो है उसका क्लॉज 3 क्या कहता है आपका, इट प्रोवाइड्स दैट इफ़ देयर इज़ सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ बेलेबल ऑफेंस। अगर मान लीजिए कि आपके पास में जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, यहाँ ऑफिसर की नहीं बात है, प्राइवेट पर्सन की बात आ रही है, कि अगर मान लीजिए कि उसके उसमें प्राइवेट पर्सन के उसमें उसके पास सफिशिएंट रीज़न है ये बिलीव करने के लिए कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसने आपका कोई बेलेबल ऑफेंस किया है। मतलब बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, जिनके लिए बेल मिल सकती है। फाइन। वो आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जनरली, ठीक है ना। बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है एंड रिफ्यूजेस टू गिव हिज ट्रू नेम और एड्रेस टू द पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। पर्सन ने क्या है, ऑफेंस तो बेलेबल है उसका, मतलब जो उसने ऑफेंस कमिट किया है वो आपका बेलेबल ऑफेंस है, पर वो आपका वो जो है ना, वो पुलिस ऑफिसर को अपना सही नाम या एड्रेस नहीं दे रहा है, ठीक है ना, सही नाम या एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ही शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42। तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 42 का जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से डील किया जाएगा, ठीक है ना। बट ही शैल बी रिलीज्ड, अगर पर मान लीजिए कि उसके आपके पास, मतलब जो ऑफिसर अरेस्ट करने वाला ऑफिसर है उसके पास कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है, ठीक है ना, ये बिलीव करने के लिए कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है,
तो ऐसे अरेस्टेड पर्सन को, जिसे प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है, उसे रिलीज़ करना ज़रूरी होगा, उसे इमीडिएटली रिलीज़ करना पड़ेगा। तो ये था आपका क्या, प्राइवेट पर्सन आपका कब अरेस्ट कर सकता है, किस कंडीशन में। तो इसको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। कोई भी प्राइवेट पर्सन जो है ना, किसी ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जिसने कोई आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, और या फिर वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है ना। तो प्राइवेट पर्सन उसे अरेस्ट करके किसी पुलिस ऑफिसर के पास में लेके जाएगा, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है प्रेजेंट तो वो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा। तो आपका सेक्शन 43 का जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि जो अरेस्ट हुआ है इस पर्सन को, ठीक है ना, दैट इफ़ द अरेस्ट ऑफ द पर्सन कम्स अंडर, मतलब ये जो अरेस्ट, अगर किसी पर्सन का जो अरेस्ट किया जा रहा है वो अगर सेक्शन 41 के अंडर आ रहा है तो ऑफिसर जो है उसे री अरेस्ट करना होगा। इसी तरीके से 43 का क्लॉज 3 कहता है कि अगर मान लीजिए कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट रीजंस हैं कि उसने कोई बेलेबल ऑफेंस किया है, क्या करा है उसने, कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है ना, बट वो क्या है, वो पर्सन जो अक्यूज पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो रिफ्यूज़ करता है अपना सही नाम और एड्रेस बताने से, रिफ्यूज़ करता है, तो उसको, ऐसे पर्सन को फिर सेक्शन 42 के प्रोविज़न के हिसाब से ही डील किया जाएगा। फाइन। पर मान लीजिए कि कोई भी सफिशिएंट रीज़न नहीं है ये बिलीव करने के लिए कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है ना तो कोई प्रूफ है ना कोई सफिशिएंट रीज़न है, तो ऐसे पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको तुरंत ही रिलीज़ किया जाएगा। अब अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट की बात करते हैं हम। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो है ना वो दोनों ही तरीके के मजिस्ट्रेट को इंक्लूड करता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है चाहे वो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो सेक्शन 44 जो है वो इस बारे में बात करता है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट के। तो सेक्शन 44 के हिसाब से सेक्शन 44 का जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, कि अगर मान लीजिए कि कभी अगर कोई ऑफेंस जो है वो किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है किसी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, चाहे वो जुडिशियल है चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट किया है उसकी लोकल जुरिडिक्शन के अंडर में, तो ही हैज़ द पावर टू अरेस्ट दैट पर्सन हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो उस मजिस्ट्रेट के पास में पावर होगी कि वो उस पर्सन को अपने आप अरेस्ट कर सके, मतलब अपने आप भी अरेस्ट कर सकता है, या फिर वो किसी दूसरे पर्सन को ऑर्डर दे सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए, एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस रिलेटिंग टू बेल कमिट द एक्यूज टू कस्टडी, और उसको कस्टडी में भी दे सकता है। अब कंडीशंस रिलेट करेंगे कि भाई उसको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब उस पर्सन ने जिसको आपका अरेस्ट किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के ज़रिए उसने किस तरीके का ऑफेंस किया है उस बात पे डिपेंड करेगा कि उसे बेल मिलेगी कि नहीं। अब सेक्शन 44 का ही 2 क्लॉज जो है वो बात करता है इन एडिशन टू क्लॉज 1 also in addition to this clause 1 also provide that the magistrate can also arrest or direct to any person in his presence within his local jurisdiction of whom he is competent to arrest at that time and in the circumstances to arrest। तो बेसिकली ये सेक्शन 42 भी आपका यही बात करता है कि आपका जो क्लॉज 1 है उसके एडिशन में ये यही बात कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है वो आपका खुद भी डायरेक्ट भी अरेस्ट कर सकता है और किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है, जो उसके जुरिडिक्शन के अंडर आ रहा है, उसके लोकल जुरिडिक्शन के अंडर आ रहा है और जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट है उसको ऑर्डर देने के लिए, अरेस्ट करने के लिए उसको भी ऑर्डर दे सकता है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट करे। फाइन। तो ये बात हो जाती है आपकी किसकी, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट की। अब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को मिलता है। तो द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अरेस्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 45 ऑफ CRPC। तो सेक्शन 45 ऑफ CRPC जो है ना उसमें आपका क्या है, जो सेक्शन 45 ऑफ CRPC जो है वो आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं ना उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अरेस्ट से, ठीक है ना। एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 41 एंड 41 to 44 ऑफ द कोड। बट ये जो आपका एक्सेप्शन मिल रही है ना, ये बोलते हैं ना, जो प्रोटेक्शन मिल रही है आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को, ठीक है, सेक्शन 45 के तहत, ठीक है ना, ये आपका सब्जेक्ट टू कंडीशंस होती हैं जो कि आपका सेक्शन 41 से 44 तक मेंशन की गई है आपका
ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। फाइन, तो ये हमारा जो टॉपिक है आज की जो हेडिंग से वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट एंड एन एक्सेप्शन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये हमने पढ़ लिए हैं सेक्शन 43, 44 एंड 45। अब हम आगे बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है आपका अरेस्ट के लिए, तो वो हम आपका नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हो सकता है इसके 3 या 4 वीडियोस बन जाए अरेस्ट से रिलेटेड, है ना। और अगर और भी फाइन बनाना होगा तो मैं आगे देखूंगी, बट अभी फ़िलहाल जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है मैं उसी के बेस पे बना रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।